اور अच्छी बात ये है कि मियाँ साहब ने जो है वो खरी बातें की हैं। मियाँ साहब ने क्योंकि खरी बातें की हैं तो मुझे मजबूरन खरी बातें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मियाँ साहब की जो पहली तकरीर का पहला आधा हिस्सा था वो चेयरमैन FBI की तरफ से था और बाकी आधा हिस्सा प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। पहले उन्होंने कहा कि टैक्स GDP रेशो कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स कम देते हैं या नहीं देते हैं। ये वो सारी बातें जो हम रोज करते हैं। मियाँ साहब ने ये भी कहा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और IMF के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे निकलना चाहिए। कुछ तो ऑपरेशनल बातें उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो आपने बड़ी बात की है वो टैक्स बेस की बात की है। आपने इस बात की बात की है कि टैक्स रेट ज़्यादा है। मेरा इन दोनों बातों से इत्तेफाक है कि हमारा टैक्स रेट कुछ एरियाज में ज़्यादा है, जैसे सेल्स टैक्स पे ज़्यादा, जैसे कारपोरेट इनकम टैक्स रेट ज़्यादा, और ये दोनों जगह इवन पर्सनल इनकम टैक्स रेट भी जो भी हमने लगाया है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये सारा तब होगा जब हम जो सही टैक्स रेट है उसको देना शुरू करेंगे। अब वो सही लेने की जिम्मेदारी FBR की है और देने की जिम्मेदारी सारा टैक्स पे। मैं थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड बता दूं कि ये मैं बात आपसे क्यों कर रहा हूं। आपने ये दुरुस्त फरमाया कि टैक्सों के बोझ तले बिजनेस नहीं करते और बिजनेस ना चले तो टैक्स रखा नहीं, बिजनेस चलेगा तो टैक्स। लेकिन आप ये भी देखें कि जैसे आपने कहा 8.8% है टैक्स GDP रेशो। अब हम लास्ट क्वार्टर का हमने देखा कि रफली 10.3 है जो फेडरल टैक्स GDP रेशो, जिसमें हम सूबों के टैक्सों की शामिल होते हैं। आवाज आ रही है? पाकिस्तान के जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें हमारा टैक्स GDP रेशियो रफली 18% है। अगर हम कंपेरेबल कंट्री तो इंडिया में थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, लेकिन उनमें इंडस्ट्रियल बेस भी थोड़ी बड़ी है। मसलन जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है इंडिया में वो 6.5% ऑफ GDP है। हमारा जो सेल्स टैक्स ऑन गुड है वो रफली 3% ऑफ GDP है। हमारा अगर सेल्स टैक्स कलेक्शन और पेमेंट एफिशिएंसी सेम हो जो हमारे हमसाया मुल्क में है तो हमारा रफली 6.5 तो नहीं लेकिन 5.5% ऑफ GDP सेल्स टैक्स ऑन गुड्स होना चाहिए, जो यहाँ फेडरल सब्जेक्ट है, इंडिया में वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब हम इस डिफरेंशियल को लगाते हैं तो हमें सेल्स टैक्स में रफली 3.1 ट्रिलियन का गैप है। 3.1 ट्रिलियन का गैप, ये छोटा गैप नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप है। इसी तरह जब हम इनकम टैक्स साइड पे देखते हैं तो उसमें कुछ 2 ट्रिलियन का गैप है। ये वो है जो रियलाइजेबल है, इसी लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे रियलाइजेबल है, इसी लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रियलाइजेबल है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर हम इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को जो नॉर्मल होता है इन दोनों फैक्टर को मिनहा कर दें तो हमने जितना टैक्स 2008 में कलेक्ट किया था उतना ही 2024 में किया। अगर मैं इसका बेस ईयर 2016 लूं विच इज रफली इन द मिडल ऑफ द टू तो ये 3.1 ट्रिलियन हुई। तो हमने 2016 में 3.1 किया, 2008 में भी 3.1 किया और 2024 में भी 3.1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2008 के बाद हमने मिनिमम इनकम टैक्स रेट भी बढ़ाया, 5% होता था, आपको याद होगा। हमने GST भी 1% बढ़ाया। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस मैथमेटिक्स। वो रॉन्ग क्या है? इसका मतलब वो जो अगर हम कुछ और ना करते, कुछ भी और ना करते और सिर्फ रेट बढ़ाने का एडिशनल इंपैक्ट आना चाहिए, वो नहीं आया। वो नहीं आया तो किसी ने वो टैक्स नहीं दिया या किसी ने वो टैक्स नहीं दिया। तो मियां साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसमें हमारी साइड पे बहुत
खराबियाँ हैं और दूसरी साइड पे भी बहुत खराबियाँ हैं। वो दूसरी साइड सारी यहाँ नहीं बैठी हुई, कुछ ऐसी भी है जो अनरजिस्टर्ड है, कुछ ऐसी भी है जो नेट में ही नहीं है, जिसका इन्होंने जिक्र किया। लेकिन पहले मैं नेट वालों की आपको बात बता दूँ। पाकिस्तान में रफली, आज मेरे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, मैंने इनसे भी बात की, 67 मिलियन लोग हैं आउट ऑफ पॉपुलेशन या एम्प्लॉयड है या आर सीकिंग जॉब। इसे हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इस 67 मिलियन का जो टॉप 1% जो 6,70,000 लोग बनते हैं, इनकी एवरेज इनकम 13.2 मिलियन है। ये हाउस होल्ड सर्वे से है, इसमें कोई शक नहीं, कोई गलती नहीं, ये हमारा डेटा नहीं। अगर इनकम टैक्स की वही ब्रैकेट लगाई जाए इस एवरेज इनकम के ऊपर और 6,70,000 हाउस होल्ड के ऊपर या लोगों के ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर, तो इससे हमें 1.7 ट्रिलियन रुपीस का इनकम टैक्स आना चाहिए। टॉप 1% से, ये ध्यान में रखिए। टॉप 1% इज लायबल टू पे 1.7 ट्रिलियन और ये लोग हैं 6,70,000। एक वक्त आएगा कि ये टैक्स रेट नहीं रहेगा, टैक्स रेट जब नीचे आएगा तो ये 1.7 नहीं रहेगा, 1.2 हो जाएगा या जो भी टैक्स रेट हुआ। लेकिन इस वक्त ये मैं 2023-24 का डेटा दूंगा। अब जब मैं ये कहता हूं कि 1.7 ट्रिलियन इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी, अभी सेल्स टैक्स की हम बात नहीं करें, किसी चीज की बात नहीं, तो ये जो टॉप 1% है जो 6,70,000 है, इसमें से कितने लोग हैं जो इसी ब्रैकेट में अपना टैक्स दे रहे हैं? वो सिर्फ 2 लाख। तो ये जो 4,70,000 लोग हैं, क्या इनके बारे में ये ज़ूम किया जाए कि ये टैक्स नहीं दे रहे? इनमें से बहुत से टैक्स दे रहे हैं, अपनी ब्रैकेट में नहीं दे रहे, वो अंडर फाइलिंग कर रहे हैं। इस बात की तरफ मैं दोबारा आऊंगा कि वो जो गैप है वो कितना है। इस 1.7 ट्रिलियन में से ये जो 2 लाख ने अपना टैक्स फाइल किया, उसकी जो टोटल अमाउंट आई वो 499 बिलियन है, 500 बिलियन, यानी 1.2 ट्रिलियन टॉप 1% ने टैक्स नहीं दिया। मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रिलियन इज द ओनली इनकम टैक्स गैप, इसमें से 1.2 ट्रिलियन टॉप 1% का गैप है। और अगर इससे नीचे 4% और लगा लें, यानी 95% से ऊपर वाले टॉप 5% लगा लें, तो कोई 300 बिलियन का वहां पे गया था। इस सारे की जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है ना, हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, यहां पॉवर्टी लेवल्स आर वेरी हाई, यहां टैक्स लायबिलिटी है ही टॉप 5%। आपके 60% तो वो लोग हैं जो 50,000 भी महीने का नहीं कमाते, और जो 60 से 70% के दरमियान है लोग हैं, वे अगर 67 मिलियन आप लगाएं तो उसका 10% लगाएं तो आप नंबर देख लेंगे, वो 6.7 मिलियन के करीब बनते हैं। ये जो 60 से 70% के दरमियान इनकम क्वांटाइल के ऊपर है, परसेंटाइल के ऊपर है, ये लोगों की टोटल टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि इनकी इनकम ही इतनी है, 6 लाख 1,000, 6 लाख 10,000, 6 लाख, तो वो टैक्स ब्रैकेट में बस दाखिल ही है, वो 18 अरब रुपया। इस 18 में से 17 अरब वहां पे पे हो रहा है, 1 अरब पे नहीं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि ये लोग पे कर रहे हैं, वो जो ऊपर वाले लोग हैं वो इस ब्रैकेट में पे कर रहे हैं। यानी जो सबसे गरीब है उसका अगर डेटा को सिर्फ देखा जाए तो उसका कंप्लायंस रेट जो है 17/18 है, और जो सबसे हाईएस्ट है उसका मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लायंस रेट इज 5 डिवाइडेड बाई 1/7, लेस देन 1/3, रफली 28%। ये तो पॉसिबल नहीं है। गरीब लोगों पे हमारा तो कहना है ना कि वो बस को धक्का नहीं लगा रहे, वो 2 बंदे धक्का लगा रहे हैं, आपने ये देखा होगा, इख्तियार में देखा होगा भाई, वो 2 जो धक्का लगा रहे हैं वही धक्का सही नहीं लगा रहे। वो जो 5% है उनकी लायबिलिटी, इन 5% को छोड़ दे, बाकी सब की इनकम टैक्स लायबिलिटी एक
एक 100 अरब से ज्यादा नहीं है जो अनपेड है, बाकी सब पेड। आपको पता है इस मुल्क में जो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, ये कोई 35 लाख लोग बनते हैं, हाउस होल्ड बनते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये टॉप 5%। टोटल 40 लाख घर ऐसे हैं जिसके अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है। 4 मिलियन वर्सेस हाउ मेनी हाउस होल्ड? 43 मिलियन। मैं कह आपसे कह रहा हूं, अगर किसी बंदे के पास पैसे होते तो सबसे पहले इस शदीद, ये वही टॉप 5% की मैं बात कर रहा हूं। इन्हीं की टैक्स लाइबिलिटी है, यही टैक्स नहीं दे रहे। आपकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी का मेन पार्ट जो नहीं आ रहा वो टॉप 5% से नहीं आ रहा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये वो लोग नहीं है जिनको हम जानते नहीं, जिन्हें हम मिले ही नहीं होंगे। ये हमारे आगे पीछे, ये हमारे दोस्तों में से, आप में से हर कोई उन लोगों को जानता है, लेकिन हम वो टैक्स पे नहीं कर रहे। मैं मियां साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। हम इसके लिए बिल्कुल निज़ाम बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो जिसे हम हार्ड नट टू क्रैक प्रॉब्लम कहते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो डेटा जिसकी बात की इन्होंने, वो डेटा भी हमने ले लिया है, नोटिस भी जा रहे हैं, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशनें भी आएंगी। हमारे अपने इश्यूज हैं ऑडिट कैपेसिटी के, बाकी कैपेसिटी के इशूज हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और ये जो 12.927 बिलियन का टारगेट मेरे सामने कहा ना, बहुत मुश्किल है, वाकई मुश्किल है, क्योंकि हम नलायक हैं, क्योंकि मुआशरे को आदत नहीं है। वो जो मैंने अभी आपको बताया है 1.2 ट्रिलियन की चोरी की आदत है, आदतें नहीं टूटती इजीली। वो बेसिकली तो 1.2 ट्रिलियन टॉप 1% में देना। और मैं ये बता दूं, ये टॉप 1% वही हैं जो रोज आके टीवी पे हमें बताते हैं कि मुल्क को ठीक कैसे करना है। साथ टैक्स भी चोरी करते हैं, साथ हमें ये तबलीग भी करते हैं कि मेरे पास वो नुस्खा है जिसके जरिए मुल्क ठीक हो जाए। असल इशू ये है कि हम में से वो जो ताकतवर है और हम में से वो जिनके पास जो साबित सरवत है, उनसे हिसाब किताब लेना छोड़ा हुआ। लेकिन ये हिसाब किताब ना लेके काम नहीं चलता। हमारा बहुत देर काम इसलिए चलता रहा कि हमें ब्रीदिंग स्पेस बाहर से मिलती है, कभी इधर से कभी उधर से, कोई रशिया की वार, कोई फलानी वार, आप सबको चैलेंज। वरना बहुत पहले अपना घर ठीक कर चुके हैं, लेकिन अब मजीद ये ब्रीदिंग स्पेस अवेलेबल नहीं है। हम शायद 90s में घर ठीक करने का इरादा कर चुके थे, फिर अफगानिस्तान के वाकयात शुरू हुए। हमने फिर कहा चलो घर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बाहर से मामला कर लेते हैं। लेकिन अभी इस वक्त वो सब बाहर की जो पॉसिबल सपोर्ट थी वो खत्म हो चुकी है, या पॉसिबल ही नहीं, और दूसरे मुल्कों को अवेलेबल नहीं होती। नॉर्मल कंट्रीज कलेक्ट देयर ओन टैक्सेस, जिससे मियां साहब ने कहा कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो 8.8 है, जो मेरे अंदाजे और जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट उनके अंदाजे में 18% कहां से आना, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें रफली 3% वो है जो सूबों ने कलेक्ट किया, जिसमें इनका जो टैक्सेज ऑन सर्विसेज है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं एंड इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। सूबे इस वक्त 0.8% करते हैं, उन्हें 2.2 का सफर आउट करना है, और 1% हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कलेक्ट कर रहे हैं। पीछे 14% रह गया। इस 14 से जो मियां साहब ने कहा कि 9 से 8.8 कह लें, 9.5 कह लें, हम रफली इस साल 10.3 के ऊपर, हमें इसको लेके 14% तक जाना। ये वाला सफर है मेरे साथ 14% वाला, इसमें से थोड़ा सा सफर इन नंबर्स में है जो आपने फरमाए हैं, जो बहुत मुश्किल टारगेट है। इससे आगे भी अभी सफर है। अब इस सफर को कैसे करना है, उसके लिए हम एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हमने FBR का लॉन्च किया है, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक भी करने की कोशिश करें, अपने अंदर जो ब्लैक शीप है उसको साइड पे भी करने की कोशिश करें। उसके कुछ असरात आपको शायद जब आप इंटरेक्ट करते होंगे हमारे मुख्तलिफ आपसे से, और ये को मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट की इसके पीछे बड़ी स्ट्रांग बिल है। FBR को पहले तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने टोटली एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से आज़ाद हुए। कोई इस वक्त किसी किस्म का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, किसी किस्म का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, ना पोस्टिंग ट्रांसफर पे, ना बाकी चीज़ों। गवर्नमेंट ने अभी हाई पावर्ड सैलरी पैकेज अप्रूव कर दिए तमाम हमारे जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं। इसके अलावा मोबिलिटी, बाकी चीज़ें,
Inshallah, you will see a different organization in the coming year. जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, स्मगलिंग की तरफ इशारा किया है। स्मगलिंग का नंबर नवंबर में जो आपकी POL की फॉर्मल इंपोर्ट हुई है वो ये शो करती है कि 15% फॉर्मल इंपोर्ट, 15% बड़ी है, 15 या 16%, 14% डीजल में और 4% पेट्रोल, वो बड़ी है जो उससे पहले महीनों में नहीं थी। हमने कस्टम्स का जो इन्फोर्समेंट का विंग है उसको रीऑर्गेनाइज किया है और इन्फोर्समेंट के जितने फंक्शन हैं वो एक कमांड में डाले। उसका इफेक्ट ये हुआ है, ये 2 महीने पहले हमने किया था, उसका इफेक्ट ये हुआ है कि जो स्मगलिंग आपकी जिन एरियाज की तरफ मियाँ साहब ने इशारा किया, मुल्कों का नाम लेके मैं ज़रा परहेज कर रहा हूँ, वो उस साइड से वो कम होना शुरू हुआ। POL ज़ाहिर है कहाँ से आता है हम सबको पता है, और उसको कम होना शुरू हुआ और वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट में इट गॉट रिफ्लेक्ट द नेक्स्ट मंथ। अभी हमें हमारा ख्याल है कि उस पर दोबारा कुछ जोर आया हुआ है वहाँ पे, दोबारा हम उस एफर्ट को कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हम कुछ डिजिटल एनफोर्समेंट स्टेशन ला रहे हैं ऑन डिफरेंट पोजीशन ताकि लीगल ट्रेड को ना रोका जाए और जो इलीगल ट्रेड है उसको किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट होगी मेंबर साहब, आप चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स को किस दिन बुलाएं और पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर आप दोनों मीर साहब भी और आप बैठ के ये पूरी एक ब्रीफिंग दें, क्योंकि इनको भी इल्म होना चाहिए कि FBR ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की कैपेसिटी डेवलपमेंट और वगैरह वगैरह काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मीर साहब इस पर भी आपको करेंगे। बाकी जो आपने फरमाया है कि कुछ होना चाहिए इसका मंथली विजिट्स का कहा था, हमें कोई इतराज़ नहीं। मेरा तो ख्याल है ये खुश होंगे कि दफ्तर में काम नहीं करना पड़ेगा और रोज़ आ जाया करेंगे, लेकिन हम इसका कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना लें, इसकी बजाय कि विजिट पे उसे रखें। सो इस पे विल लेट अस थिंक ओवर इट, विल क्रिएट अ सिस्टम जिसमें फैसिलिटेशन का एलिमेंट जो है वो डोमिनेंट होगा। वो हो सकता है हम कुछ दफ्तर ही आपके यहाँ बना लें या आपका कुछ दफ्तर वहाँ बना हुआ है सर इधर। ठीक है, अब मेरे इल्म में है यहाँ पे है, तो लेकिन उसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, वो भी कर लेंगे। एक आपने बात की थी, मैंने वो आपको बात कर दी कि कंटेनर एग्जामिनेशन पे मैं अभी पूछता हूँ, वो जो पर डे वाली बात है वो भी आते हैं। ये जो आपकी बात है सेल्स टैक्स ज्यादा है, ये बिल्कुल ज्यादा है। क्या पर्सनल इनकम टैक्स नंबर ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। ये अब ना ये किचन एंड वो जिसे कहते हैं चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि ये मैं बेस को बड़ा करूं और फिर रेट को कम करूं, या रेट को पहले कम करूं और बेस का इंतजार करूं। पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं जिस तरह का है, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट में बहुत दफा बात होती है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब करते हैं, PM साहब के सामने बात होती है। अगर हमारे पास जरा भी गुंजाइश होती तो हम शायद रेट कम करने से करते। ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने, उसकी वजह कि रेट कम करना गवर्नमेंट के भी फायदे में, ये बिल्कुल वुड बी अ रैशनल डिसीजन रेट कम करना। इट्स नॉट समथिंग अ फेवर टू द बिजनेस कम्युनिटी, इट इज इन इट्स ओन इंटरेस्ट टू डू। प्रॉब्लम ये है कि हम जिस गैप के साथ इस वक्त खड़े हैं, उस गैप के साथ हम जो ही जरा सा भी उसे छेड़ते हैं तो वो जो इमीडिएट फॉल आउट है उसकी हमें ब्रीदिंग स्पेस, हम थोड़ा सा ये मीडियम टर्म रिफॉर्म रोल आउट हो जाए, फर्स्ट होनी शुरू हो गई। मैं आपको अच्छी खबर ये दे रहा हूँ, आपके बहुत सारे जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, आप में से एक्सपोर्टर कौन कौन है और कौन है? तो कौन टेक्सटाइल में कौन है? टेक्सटाइल वाले नाराज हैं आपसे? बैठे अंजम साहब, ये फास्टर का सिस्टम नहीं बन गया हुआ रिफंड का? बंद तो गया है, लेकिन बहरहाल उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो, ये बताएं कि आपके आखिरी जो रिफंड किस डेट तक पे हो चुके हैं फास्टर में एक्सपोर्टर्स के, आपके इल्म में है? सर मैं एक्चुअली इस पार्ट को देखता नहीं हूँ। कौन देखता है आप में से? चेंबर का वो बंदा है जो देखता हो? आपको अच्छी खबर बताता हूँ, हर साल हम 35 अरब के जरिए 35 अरब रुपया जो है वो रिफंड में देते थे फास्टर के सिस्टम में, जो ऑटोमेटिक है, उसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट है ही नहीं, वो उसमें ऑटोमेटिक उसकी अप्रूवल होती है। हमने इस महीने 70 अरब रुपया उसमें दिया माशाल्लाह, और आपका 30 नवंबर तक का जितना फास्टर का बैकलॉग है वो सब क्लियर हो चुका है। तो आज अगर आपका मेरे पास क्लेम है तो वो आखिरी 12-13 दिनों का है। तो वेरी गुड। ये नहीं, जो फास्टर के सिस्टम में मल्टीपल सेक्टर्स हैं। एक सेकंड मीर साहब आप एक्सप्लेन कर देंगे?
फास्टर का सिस्टम जरा एक्सप्लेन करें और उसमें कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता। सर फास्टर में अब तक जो है 5 एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर थे जो बड़े सेक्टर थे, और इनका जिस तरह से आपने सर वो बाकी सेक्टर भी हमने एक्सपोर्ट रिलेटेड शामिल कर दिए। ये साल महीने से आपके इलम में वो 1.5-2 अरब का उसका भी इफेक्ट आया। वो एसआरओ हमने बड़ा ला रहे हैं जिसमें मजीद को भी हम शामिल कर रहे हैं। तो ये है सर कि इस वक्त 5 सेक्टर जरा बता दें। 5 सेक्टर टेक्सटाइल आपका हो गया, आपका लेदर हो गया, आपके स्पोर्ट्स गुड हो गए, और इन 5 सेक्टर को कोई बंदा नहीं इधर बैठा हुआ। मैं राइस से हूँ, हमें बहुत बड़ा सेक्टर है, $5 बिलियन। चलें वो राइस को छोड़े ना, आप उसमें अभी शामिल नहीं है। जो 5 शामिल है उसका एक मेजर है। मिले पैसे या नहीं मिले नवंबर के? किस सेक्टर के हो आप? हाँ लोकल का नहीं, लोकल का नहीं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। बैठ जाओ। अच्छा देखिए, रिफंड पे गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी सख्त पॉलिसी है। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल डिले नहीं करने, और आपके बहुत सारे डेफर होते हैं जो सिस्टम डेफर करता है, हम नहीं उसे डेफर करते। लेकिन हम इसे इतना अप टू डेटेड ये कभी पहले नहीं था। पहले हमेशा 1.5-2 महीने का लैग होता था। आपके दोस्त तो होंगे इसके, यू मस्ट बी नोइंग दैट। लेकिन वो लैग हमने खत्म कर दिया। इंशाल्लाह हम 1-2 महीने में ये कोशिश करेंगे कि इसे फोर्टनाइटली बेसिस पे करेंगे, मंथली करने की बजाय फोर्टनाइटली करना शुरू कर दें, ताकि वो जो जिस बंदे का यकम को जनरेट हुआ उसका फिर भी 29 डेज लग जाते हैं, तो ताकि वो भी ना लगे। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह 1-2 महीने में से फोर्टनाइटली प्ले। इस महीने तो 10 तारीख तक हमने पे कर दिया, 30 नवंबर तक। तो ये इंशाल्लाह अगले महीने से या उससे अगले महीने से बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है इतनी स्पीड से जो ये मार्च के बाद रिफंड्स पे हुए पहले कभी नहीं हुए मेरे साथ। राइट। क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा, एक कंटेनर वाला क्या इश्यू है ये बताएं? 2 कंटेनर पर डे वाला ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कौन है कलेक्टर जी? मैरिन बताएं। अगर हम फॉर मंथ ऑफ दिसंबर देखते हैं तो हमारे गेट इन कंटेनर्स आर 327 एंड गेट आउट आर 350। सो ऑन द एवरेज मेरे साहब इतला नहीं ठीक तो नहीं बताएं जी। अच्छा नहीं, आप 2 पर डे तो नहीं है ना एग्जामिनेशन? सर इसका है कि हम पूरे वीक का एवरेज निकाल देना तो सर्टेन डेज जो गेट इन हो रहे हैं दे अराउंड। नहीं गेट इन नहीं पूछ रहे, एग्जामिनेशन कितने भी हो रही है। हाँ क्या पता है कि हमारा एवरेज अगर करते हैं तो हर एग्जामिनर के हिस्से 2 to 3 मैक्सिमम 4 आते हैं। अच्छा ये पर एग्जामिनर है, पर डे नहीं है? नहीं पर एग्जामिनर। अच्छा मुझे लगा कि खैर आप पर डे के। बताएंगे जी मलक साहब बताएं। सर वैसे कोई स्ट्रक्चर है स्पेशली ट्राइपोर्ट है, और वैसे कोई भी जो एग्जामिनर है जब कोई कंटेनर खोलेगा, वो खोलेगा, तीसरा वो नहीं खोलेगा, उससे क्या होता है एक वक्त पे 2 से ज्यादा नहीं खोलेगी, ये आप कह रहे हैं? एक दिन में एक जो एग्जामिनर है वो 2 कंटेनर खोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं खोलेगा। तो क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टाफ जो है ज़्यादा नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो आपने लप्पू शप्पू तो नहीं खत्म किए? मेंबर साहब आप जरा एक्सप्लेन करेंगे। एग्जामिनेशन की बेसिक ये दूसरा मैं आपको एक बहुत क्लैरिटी से बता दूं कि हमारे पास जितने कंटेनर आते हैं सारे कमर्शियल के, तो ऑन द एवरेज दे हैव 25 to 30 आइटम्स पर कंटेनर। एग्जामिनेशन बंद कर दिया, हाँ लेकिन स्पीड अप होना असली वाला एग्जामिनेशन शुरू कर दिया, तो वो 2 ही होते हैं पूरा दिन। कि ये जो कह रही है मैं अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अप्रेजर वगैरह बहुत बातें बताते होंगे। इस वक्त हमने जो टीम आपकी लाहौर में लगाई है, ये हमने 10 एजेंसियों से चेक करके ईमानदार तरीन कलेक्टर लगाए, ईमानदार तरीन जो जिसके बारे में किसी ने कहा भी ये करप्ट है उसे भी यहाँ से निकाल दिया आपके अप्रेजमेंट से। ये आप अपने तौर पर इंटरनली ले लें, और कोशिश ये है कि ये जो आपको दरमियान और मिडल मैन को पे करना पड़ता था, मैं तो ये भी कहूँगा मेंबर साहब, ये बहुत सारा काम जो है क्लियरिंग एजेंट से ब्लैकमेल होते हैं। तो आप कोई कोशिश करें, एक मैकेनिज्म बनाएं कि इनको क्लियरिंग एजेंट के थ्रू आप तक ना जाना पड़े, या वो इतना ऑटोमेटेड हो कि इनको क्लियरिंग एजेंट से इनकी जांच छूट जाए। हमने कराची में इस वक्त ये किया है कि वहाँ हमने स्ट्रक्चर्ड फेसलेस सिस्टम का एज ऑफ मंडे मॉर्निंग विच इज एक्चुअली संडे नाइट 14 और 15 की दरमियानी रात शुरू कर दी है। उसमें हमने क्लियरिंग एजेंट और एग्जामिनर का या असेसमेंट वाले का जो अप्रेजर है उसका रिश्ता ही खत्म कर। तो वहाँ एक हॉल बड़ा सा बनाया हमने, उसमें सारे अप्रेजर्स को बैठा दिया। वो सुबह जब जाते हैं तो उनका फोन बाहर रख दिया जाता है, और जब वो अंदर जाते हैं तो उनको एक टर्मिनल है लेटरिन है, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके पास कौन सी टीवी आई। तो उनको जाने से पहले नहीं पता होता, और जाने के बाद वो राब्ता नहीं कर सकते, ना वो कर सकते क्लियरिंग एजेंट से, ना वो कर सकते इम्पोर्टर से।
ये हमने 15 को लॉन्च किया, 1 महीने का इसका वो है जिसमें हमारा ख्याल है कि जो भी इश्यूज आएंगे सॉल्व हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ हम इसका, लेकिन दिस इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। आप कराची से जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं दे शुड बी नोइंग दैट, और आपको अगर कोई कहता है क्लियरिंग एजेंट के मेरी बात हो गई है अप्रेजर से, तो वो आपसे झूठ बोलता है। किसी की क्लियरिंग एजेंट की आप किसी अप्रेजर से बात कराची में नहीं हो सकती चारों पोर्ट के ऊपर। तो वो जो आपके साथ कहानी आके डाल रहा है उस कहानी से आप भी परहेज करें और उसे भी परहेज करने का मशवरा दें। सर इस इधर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जो चीज़ें आप लोग पकड़ते हैं लगेज, वो सिर्फ 4 बंदों के अलावा कोई परचेज कर ही नहीं सकता। उसका भी निजाम बना रहे मियां साहब, आप ठीक है। इसके ऊपर मैंने स्पेशली कहा भी है, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, गल मेरे नॉलेज आ चुकी है और सर मैंने की दुरुस्त कह रहे हो। हाँ सर, मैंने कलेक्टर मेरे ख्याल से नहीं वो इनके बस में नहीं, मैं आपको बताता हूँ इशू के बैठे मैं इशू ये नहीं है कि 4 बंदों के अलावा किसी पे पाबंदी है। इशू ये है कि 4 बंदों के अलावा किसी के पास फुल इंफॉर्मेशन ही नहीं कि जो अंदर चीज पड़ी हुई है वो असल में है क्या। वो इस इंफॉर्मेशन सेट को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर मेंबर साहब काम कर रहे हैं। हम कुछ टाइम हमें लगेगा लेकिन वो हो जाएगा स्टैंडर्डाइज। वो इस वक्त सिर्फ वो हिस्सा लेता है जिसको अंदर से कोई बंदा कहता है कि भाई ये ठीक है चीज, वो ठीक है चीज बताने वाले क्योंकि चंद लोग होते हैं अंदर के, तो वो बाहर भी वो 4 लोग हैं जिनका आप, उन 4 में से कोई इधर बैठा तो नहीं हुआ। सर पिक्चरें सारी मेरे पास हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सिफारिश के लिए फ़ोन किया है, ज़रा कलेक्टर साहब को कह दे, तो मैंने फिर वहाँ पे स्पेशल ऐड किया। कलेक्टर साहब मुझे नहीं पता कौन साहिबा थी, मेरी बात हुई ये ठोकर पे जो बैठती हैं, इधर बैठे हैं उनमें से कोई, वो माशाल्लाह कोई आपकी आसानी से जान तो छोड़ते नहीं है। तो मेरी हम्बल सबमिशन हो गई। इस पे आप आइंदा ना जान छुड़वाने के बजाय आपने मुझे नाम बताना है। सर मेरी गुजारिश ये है, नाम जिसने नाम बताना है सबसे पहले उन्हें फायदा। नहीं ये बिल्कुल नहीं। देखें मेरी अभी आपसे सीरियस दरखास्त है। सर देखें मेरी अर्ज तो सुने, मैं सॉरी मैं आपको मैं करने दूंगा। ये एक बड़ा मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमें सर पूरे एफबीआर में ऑफिसर लेवल की मैं बात करूं, हमने मेजर क्लीनिंग की। इसके बाद भी अगर वो जो आपने जिस तरफ इशारा किया है अगर वो कहीं हो रहा है तो वो आपकी शिकायत नहीं, आप मेरी मदद कर रहे हैं। वो ना आपका ना नाम आएगा, ना आपका कहीं पे कोई जिक्र आएगा, और जिस इश्यू पे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है उस इश्यू पे असिस्ट करने के लिए हम सेपरेट टीम एफबीआर में लगाएंगे ताकि वो आपको ब्लैकमेल भी ना जी। क्यों नहीं, वो वैसे आज ओवरऑल टीवी पे आ जाएगा लेकिन इंडिविजुअल केस में नहीं आएगा। इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये वो जो हुक्म है ना वो दोनों के जहन्नम जाने का, एक के नहीं है। अच्छा आप मेहरबानी करके जो बंदा भी आपसे, मैं ऑफिसर्स की हद तक तो बिल्कुल आपको गारंटी देता हूं कि हमने बहुत सोच समझ के मेहनत करके जो सबसे अच्छे अफसर थे उन्हें एलटीयू में लगाया है, फिर उन्हें सीटीओ में, और इस पे करके बहुत सारे अफसरों को हमने लाहौर से निकाला है और जब जिस पर्पज की अगर उनकी रेपुटेशन की थी। अगर इसके बावजूद कोई अफसर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो आप काइंडली हमारे नाम आप कोई कहेंगे, हम चेंबर के साथ बैठ के सॉफ्टवेयर का ऐसा मैकेनिज्म बना देंगे कि उसकी आइडेंटिटी नहीं आएगी। बट वी नीड टू नो द फैक्ट, और हम बिल्कुल उसके ऊपर सख्त अकाउंटेबिलिटी करेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलतों का ऐलान किया एफबीआर के अफसरों के साथ अकाउंटेबिलिटी का भी ऐलान किया, और वी वांट टू चेंज दिस सब कल्चर। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि जी मेरा अफसर ये कर रहा है, मेरा अफसर वो कर रहा है, क्योंकि हमारे ये अफसर जो इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, ये 1 से लेके एंड तक बहुत चुन के गवर्नमेंट ने लगा, और इसके नीचे भी हमने बहुत कोशिश की है लगाने। गलती हो सकती है, लेकिन गलती हुई है तो आप उस गलती को सुधारने में हमारी मदद करें। विल गेट द ऑफिसर किक डाउन, बिल्कुल मेरा आपसे प्रॉमिस है। देयर इज नथिंग। देखिए ईमानदारी से नौकरी करेंगे, मैं इनके साथ खड़ा हूं। जिस दिन नहीं करेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल सर। आप लास्ट पॉइंट सिर्फ यही है कि प्रेसिडेंट साहब ने भी अंडर वॉइसिंग के हवाले से बात की है। सर मेन हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है दैट इज चाइना, और वहीं से बहुत ज़्यादा जो अंडर वॉइसिंग होती है। सर एक देयर वाज अ ट्रीटी साइन बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान गवर्नमेंट एज वेल एज चाइनीज गवर्नमेंट, कस्टम का डाटा जो है ना रियल टाइम में दैट वुड बी अवेलेबल। अगर आप उसको
हासिल कर रहे थे। ये आपने फिर I नोट think- कर लिया है, इस पे ना मेंबर कस्टम आपसे सेपरेटली ऑफ द लाइन डिस्कशन कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। That's all. सर बस एक दो चीजें अगर इजाजत हो तो मैं सर आपको छोटी सी एक ऑडिट का आपका तरीकाकार बता एजाज साहब की बात कर थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। जी हाँ जी प्लीज एक तो फॉरेक्स का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। एमनेस्टी के हक में तो ना आप हैं ना हम हैं, और वो बार बार उसका नुकसान ही हुआ है इस मुल्क को, मॉरल हैजर्ड क्रिएट करती है, हमें सबको पता है। ये जो फॉरेक्स वाला इशू है ना, इस पे पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की। आज अगर आप आज कल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखें ना, तो उन्होंने बड़ा साफ लिखा है कि जो ये हमने क्रैकडाउन किया था, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल था, बाकी लोग भी शामिल, केयर टेकर दौर में भी हुआ, 34% आपकी फार्मर रिमिटेंसेज इन 5 महीनों में बढ़ी है, जुलाई से लेकर नवंबर तक। और उसमें से पार्शली क्रेडिट जो एनालिस्ट उसको दे रहे हैं, वो उस क्रैकडाउन को दे रहे हैं जो पिछले साल हमने उस पर किया था, इनफॉर्मल मूवमेंट ऑफ इसका फार्मर एक्सचेंज का। एनर्जी प्राइस पे शुक्र है आपने तब सवाल पूछा है जब मैं सेक्रेटरी पावर डिवीजन नहीं हूँ। तो लेकिन ये जो इशू है ना एक्सपोर्टर के फाइनल टैक्सेशन वाला, इस पे एक्सपोर्टर्स के दरमियान इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये रिजीम ले आओ, कुछ ये कहते हैं। हमने कहा कि एक जो उसमें से सेलेक्ट कर लो, वो जो उन्होंने सेलेक्ट किया हमने बजट में डाल दी। अब जो से फैक्ट हो गए वो कहते हैं हमें दूसरी रिजीम में लेके जाओ। हम वो फिर अब मुतालबा ये है कि कुछ के लिए ये रिजीम ले आओ, कुछ के लिए वो इसमें नहीं है। मतलब रिजीम तो एक ही होगी। आप आपस में इत्तेफाक कर लें, हम इस पे आपके साथ तो बैठ। हमें तो ये पता लगा कि IMF को प्रेशर है। नो 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 IMF का प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन IMF को तजवीज एक्चुअली एक्सपोर्टर्स की तरफ से गई, जो हमारे मिनिस्टर साहब को आई और मिनिस्टर साहब ने उसे आगे लेके गए। मैं उस वक्त इसका हिस्सा था इन डिस्कशंस का, जब कैबिनेट लेवल पे ये डिस्कशन हो रही थी। देयर वाज योर ओन एक्सपोर्टर साइड जो उसे चाह रही थी इस रिजीम में लाना, लेकिन हो सकता है उसमें मुझे पता है सियालकोट के जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने उससे इख्तलाफ किया बाद लेकिन और भी लोगों ने किया। जी जी मैं समझ रहा, लेकिन उस पर कुछ ना इत्तेफाक अगर आप हासिल कर लें तो हम फिर उसे IMF से भी पिकअप करेंगे। नहीं अब इस तरह नहीं होता ना, इस जगह तो नहीं होगा, बट आप अगर आप बाकी इत्तेफाक कर लें तो हम इस पर एक मैकेनिज्म बना लेंगे। मीर साहब ये आप कहिएगा कि मेंबर पॉलिसी जो है इनके साथ बैठ जाए और इसको एग्जामिन कर ले। ज़ाहिर है अभी हम IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे, बट अगर हमारा सबका इत्तेफाक हो जाए, उससे टैक्स लायबिलिटी सेम हो, तो हम ऑलरेडी ऑलवेज IMF के साथ जा सकते हैं कि इसका क्या तरीका हो। मियां मोहम्मद अली साहब प्लीज, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड एडवाइजर टू चेयरमैन साहब, जिस तरह सदर साहब ने कहा है कि 40,000 हमारे मेंबर्स कंपनियां हैं वाउचर में। स्टाफ टेकिंग तो बड़ी मासूम सी जी एक्सरसाइज बड़ी मशहूर है सर, आपको मैं इसलिए जैसे हम मोहब्बत करते हैं आपसे। मैंने देख रहा आप हमें दावा करते हैं कि हमारा इतना माल यहाँ पड़ा है, हमारा बंदा जाके आराम से देख आता है कि उतना ही पड़ा है या नहीं जी पड़ा। सर, उसमें कहते नहीं क्यों कर रहे हैं, तरीका कहा सर चले उसका तरीकाकार बेहतर कर लेंगे। बस यही मैं कह रहा हूँ। आप मीर साहब ये कोई मेथडोलॉजी बना ले, एक बात मैं बात नहीं मानूंगा, होगा सरप्राइज, बाकी जो ये कहेंगे वो मान जाऊंगा। सर आपसे उन्होंने बात की थी, उसको सरप्राइज होगा, इतला पहले नहीं दूंगा, लेकिन बाकी जो ये कहेंगे कैमरे लगा लें, बॉडी कैम लगा लें, बाकी सब बातें मान। ये सरप्राइज का थोड़ा देखना है। नहीं सरप्राइज को नहीं छोड़ना, वरना तो माल देखने का फायदा। अगर तो ये लॉ में है सरप्राइज तो करें, जो हमें ला में है सर। हमें बताया गया हमारे अभी सर आप खुद देखें ना, अगर मैं पहले से इतला दे दूं, मुझे शक है तभी जा रहा हूं ना। देखिए कुछ तो बहुत अच्छे लोग हैं, शक ही है तो जा रहा हूँ ना, वरना तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं उसे एक दिन पहले बता दूं कि मुझे तुम पे शक है तो वो साइड में कर देगा। सर आप पे ये मैं सर सरप्राइज की बात तो ये है ना कि आपके पास डेफिनेट आप जो कानून है आपको अगर सर कानून के मुताबिक करेंगे, कोई मैकेनिज्म का इश्यू आपके साथ बैठ के बना लें। ठीक है सर। सर आखिरी बात ये है कि जो अभी जो पॉलिसी मैटर काफी दी है सदर साहब ने, तो आपकी जो आने वाले बजट की बात कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ ना, कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज रखें, ना कि टैक्स कलेक्शन। उसका सर हमने इस दफा ये सोचा कि पहले ना बजट से फौरन पहले मीटिंग्स होती थी मई जून में, इस दफा हम एक स्ट्रक्चर्ड कैलेंडर इशू कर रहे हैं जो जनवरी से शुरू हो जाएगा, जनवरी फरवरी से, ताकि हम एंड में जाके उसके ऊपर सारी पॉलिसी की बहसें ना कर रहे हो, वो मच अर्लियर। एंड फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि ही हिमसेल्फ गो आउट, वो आपके पास भी शायद आएंगे, कराची भी जाएंगे, और वो एक पूरी टीम बना रहे हैं और एक कैलेंडर इशू होगा। तो जो काम हम 3 महीने बाद करते थे वो 3 महीने पहले शुरू हो जाएगा, ताकि वो डिस्कशन भी हो जाए, वरना वो लास्ट मिनट सारी बातें हो रही होती हैं, उसका फायदा नहीं। हम भी तैयारी कर रहे हैं। आखिरी बात ये, आप इस पे थोड़ा सा कोई रिसर्च टीम है आपकी? अगर है R&D टीम तो आप एक पूरी प्रेजेंटेशन बना लें तो हम इसको प्लान कर लें। हमने शुरू कर दिया सर। आखिरी बात ये कि आपने प्राइवेट ऑडिटर्स की बात की थी कि वो ऑडिटर शुरू करेंगे, उसके बाद तफसील बताया कि
जो प्राइवेट ऑडिटर्स आप हैं अपॉइंट करेंगे गूगल साहब, उनके क्या टीआर होंगे, वो किस वो तरह सर से- इश्तेहार आ गए, इंशाल्लाह ऑडिटर भी आ जाएंगे और ये सीए होंगे, प्रोफेशनल लोग होंगे, ये वो दूसरे नहीं FA BA MCom वो BCom टाइप नहीं है, ये CA ACCA वो लोग होंगे बिल्कुल, और फ्रेश मार्केट से आएंगे। एक तो इन्हें अभी हमारी हवा नहीं लगी होगी, तो ये आपको ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये अच्छे फ्रेश लोग होंगे, लेकिन इतनी तादाद में होंगे कि इंशाल्लाह आप सब लोग खुश होंगे। अच्छा सर, फाटा पाटा पे स्टील का जो मामला, एक वो क्वेश्चन है, दूसरा ये एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि सेल टैक्स ख़ास तौर पे जो धागा लिया जाता है उस पे एडजस्टमेंट के ऊपर, फंड वगैरह की एडजस्टमेंट, इसके ऊपर फैसलाबाद की तरफ से प्रॉब्लम है। और आपको पता है फैसलाबाद रिफंड ज़्यादा जाता है, टैक्स कम। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसी के ऊपर भी। तो ये फाटा हमने पाटा, फाटा पाटा के ऊपर एक कमेटी बनाई है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ही उसका नोटिफिकेशन हुआ है। हाँ जी, ये एक सीरियस इशू है, इसमें हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आ गई है, पेशावर हाई कोर्ट की, और एक हाई लेवल कमेटी बन गई है। इंशाल्लाह इसके कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल आएगा, उसमें ज़ाहिर है हम उसके मेंबर हैं, बट इट इज़ लेड बाय आई थिंक अ मिनिस्टर। सर इस वक्त 60 ये बहुत बड़ा इशू है, हमारे नॉलेज में है, उसकी सारी प्रॉब्लम भी हमारे नॉलेज में है। सर उसमें सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, उनका audit राना तो सनाउल्ला साहब मेरे ख्याल से लीड कर रहे हैं। ऑडिट तो करें ना उनका, किसी की बिजली की कंजम्पशन है तो उसकी स्टील की प्रोडक्शन है, स्टील की प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, बिजली की खपत है कोई। सर पहली बात तो ये है कि हम और आप एक साइड पे इस मामले पे, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे, उसके कुछ सेंसिटिविटीज हैं, उन सबको मद्देनजर रख के करेंगे। कुछ वॉशिंग पाउडर जेली बन रहे हैं सरहद की वाली साइड आप पे। एक काम करें, ये जो ये आइटम वाइज डिस्कशन है हाँ ना, जी। इसके लिए आप हमारे साथ कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीका बना लें। ठीक है ना, धागे की बात है, उसकी बात है, ये इस फोरम पे करने वाली नहीं है। हमारी एक टेक्निकल टीम आपके टेक्निकल टीम के साथ बैठ जाती है, आप इसकी एक लिस्ट ड्रॉ कर लें और वो पूरे का पूरा पहले एनालिसिस करके हमारे सामने वो चीज हो जिसपे हम फैसला ले सकें। आप टेक्निकल टीम इसमें नॉमिनेट कर देंगे, हाँ जी। आप करके इनसे कोऑर्डिनेट करके इनकी टेक्निकल टीम को बुला के अपनी टीम के साथ बैठाएं। ये जो धागे का इशू है, जो पाउडर का इशू है, कोई भी और इशू हो, इन सारे इश्यूज की एक लिस्ट पूरी ड्रॉ करके उसके ऊपर काम कर ले और को 2 हफ्ते का टाइम दे दें टेक्निकल टीम को। 2 हफ्ते बाद आप प्रेसिडेंट साहब को तकलीफ दें, इस्लामाबाद आए ताकि हम इन्हें काफी पिलाएं और फिर इसके बाद आगे। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक हो गया प्रेसिडेंट साहब? करेंगे बात। जी थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। मैं क्विक एक मेरा क्वेश्चन है, 2 छोटे से। मेरा गलती, आप अब मुझे खुदाफिज कहने के लिए आपने माइक दिया। खुदा भी करवा सर हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर खुदाफिज करेंगे। आप बड़ी मुश्किल से हमारे जी, मैं आपके साथ जो इतनी फ्रेंडली कन्वर्सेशन है, मैं उसी का फ़ायदा उठा के हुए 2-3 बातें जी, आपसे करना please, चाह रहा हूँ please, सर। please। सर आपने यहाँ पर जिक्र किया कि 1% हैं लोग बेसिकली जो प्रॉब्लम है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5% है जो बेसिकली, लेकिन आप यकीन कीजिए इस अमीन हाल के अंदर। आप प्लीज बात। जी सर, अमीन हाल के अंदर जो इस वक्त लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा नहीं होंगे, और ये जो बाकी लोग हैं बेसिकली जिनकी आपने खुद ही नुमाइंदगी कर दी, 94-95% बेसिकली लोग, ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है ना 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 जी इनके पास तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं है, जो 95% है। हाँ। मैंने आपको बताया यस था, यस बहुत ये स्मॉल मीडियम सब टॉप 5% में है। अच्छा जी ये देखिए जिन मैं लोगों जरा की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेचारे तो रोटी अपनी पूरी मसा कर रहे हैं। जी जी मैं वही बेसिकली सर, आपने 6 लाख 6.5 लाख की बात की सर। देखें प्रॉब्लम ये है कि ये हाउस होल्ड है सर। यस FBR मैंने 6-7 साल पहले अखबार में खबर पढ़ी थी और मैं बाकायदा खौफजदा हो गया था, क्या पता नहीं क्या बनेगा। कि वो ये था कि जी के अपना हमारे पास पूरा डाटा है, कौन मुल्क से बाहर जाता है, कौन मुल्क के अंदर आता है, कौन कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर जाता है। लेकिन सर बेसिकली एक्चुअल में चूंकि कैपेसिटी नहीं होती है FBR के पास, ये ठीक तो बात है। पिछले 6-7 साल से जब हम ये मुसलसल ये बातें करते रहते हैं, तो अब बातें अपना वजन ही बेसिकली ये बात दुरुस्त है। खो देती हैं, और उसके बाद फिर मसाइल जो है ना वो इसी तरह सर इस मुल्क में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की भी बात हुई, और मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई बिलियंस ऑफ रुपीज़ के अंदर वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो बेसिकली इम्प्लीमेंट किया था FBR ने, जो बेसिकली चीनी और सीमेंट और कोई इधर शुगर मिल वाला है? नहीं कोई नहीं है सर। जी हाँ, तो तुसी मैं बुलाने ही नहीं मेरे कहने का मकसद मैं आपको यही बेसिकली देना चाह रहा हूँ कि हमारे मेंबर्स भी उसी तरह ये बेसिकली स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, तो बेसिकली जो बड़े कल्प्रिट हैं उनके लिए अब ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ये जरूर हमें बताइएगा कि हमें जरा कॉन्फिडेंस आप इसके ऐसे अंदर करें, हो। ये और एक सेकंड सर, एक सेकंड साथ खत्म करते सर जाए ना प्लीज, बात को। सर प्लीज आप ऐसे करें कि ये जो शुगर मिल्स का आपका ट्रैक सिस्टम है ना, इसके लिए कौन बोधरा साहब ऑर्गेनाइज कर लेगा?
सजाद आप अपने ऑफिसर को कहिएगा कि इनको पूरा सिस्टम समझा दे कि हमने क्या लगाया। इस दफा शुगर मिलने वाले बड़े दुखी हैं। 10 दुखी रुपये हैं बढ़ गया रेट। नहीं काफी दुखी हैं। हाँ, तो बेसिकली सर यही आपने टोबैको पे और सीमेंट इंडस्ट्री पे भी बेसिकली अगर इन कंपनीज के प्रॉफिट देखें तो बेसिकली लगता है कि मतलब सिर्फ यही पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, हम तो मुसलसल जो है ना वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तीसरी चीज़ सर मैं एक स्पेसिफिक इशू जो है ना उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि अभी इंपोर्ट हो चुकी हैं, पोर्ट के ऊपर अवेलेबल हैं, बैंक्स डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से आ जाता जी कि 4 साल पहले आपने फलां चीज़ मंगवाई थी, ये आपने अंडर इनवाइस की थी। ये 20 ऐसे सैकड़ों केसेस हैं सर जिनमें कंपनीज को 20-20, 25-25 लेटर आ चुके हैं, कंपनीज उनके जवाब दे चुकी हैं, कई मरतबा जवाब दे चुकी हैं। ना तो FBI उनके फैसले करता है कोई, ना उस केस को आगे बढ़ाता है और उनका माल उधर पड़ा है। वो कंपनियां स्ट्रक पड़ी हैं, ये स्ट्रक पड़ी हैं कंपनियां। एक सेकंड सर बात तो सुन लेंगे जी। EIF का मसला है। यस सर स्टेट बैंक इशू करते हैं इसको बेसिकली, और आप क्योंकि उसको सिर्फ बताना ही EIF का मकसद आपको पता है कि यहाँ से नॉर्मल चैनल से हमारे प्रॉपर चैनल से हमारा फॉरेन एक्सचेंज आए, बेसिकली यही है ना। नहीं सर, जो बेसिकली इंपोर्ट हो गई चीज़ें लीगली इंपोर्ट हुई, पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा बैंक में क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से लेटर है। और ये सैकड़ों केसेस हैं, मैं सिर्फ एक बैंक में मुझे जाने नहीं, वो क्या तो इतनी बड़ी का पिछले रिकॉर्ड में कोई मसला है? यस, वो कहते हैं जी 4 साल पहले आपने ये इंपोर्ट किया था, आपने अंडर इनवाइस के मुल्जिमों ने मंगाया ना। हाँ जी, आप जिसका रिकॉर्ड खराब हो गया वो सर देखिए रिकॉर्ड तो उस वक्त तक खराब नहीं होगा ना सर जब उसने क्लियर करा के लीगली चीज ले आया, चीज बेच दी। अब 4 साल हो गए, या तो आप उसको जाली साबित कर दें, उसका केस लगाएं और कहीं पर। एक तो पहली बात है कि हम इसको आपकी मदद करेंगे इसमें, एक बात ये होगी। दूसरी ये हो गई कि ये स्टेट बैंक का मामला इधर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाकई उनका रिकॉर्ड खराब है तो ये तो बस्ता बे वाली पार्टी है, तो इनके लिए तो आप ना बात करें ना। सर देखिए इसमें देखिए प्रॉब्लम बे वाली पार्टी तो तब बनेगी ना जब उनका नहीं बनी हुई है पिछले रिकॉर्ड पे, तो स्टेट बैंक उसे मना कर रहा है ना। देखिए सर वो तो ऐसे है ना कि स्टेट बैंक पहले बताएंगी वो या तो लेटर का जवाब दे दे स्टेट बैंक। कलेक्टर साहब आपको बताती है जी, मैं आपको कई केस ऐसे आइडेंटिफाई कर दूंगा जी। देखिए ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो 4-4, 5-5 साल से मुकम्मल हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। मैं एग्जांपल आपको सामने, मैं तो चूंकि अभी जनरल बात कर रहा हूँ, आपने चूंकि कागज आप ऐसे कर ले, आप नाम दे दीजिए। जी, आप इन केसेस की लिस्ट ले लें और चीफ कलेक्टर साहब या कलेक्टर साहब को पास या बंदा भेज दे या खुद आ जाए। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा इशू जी। ठीक, इसका जो भी हल होगा वो निकाल। बस सर आखिरी बात ये कि सर किसी तरह से हम रिफॉर्म्स की बड़ी बात सुनते हैं FBR के अंदर, सुनी है सर? नहीं सर, पिछले 5-6 साल सुनते हैं लेकिन फिर खत्म हो जाती हैं बातें। आपकी दुरुस्त बात है। तो हम ये चाहते हैं कि सर कब वो टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम पाकिस्तान में इन प्लेस होगा जिसके अंदर हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन जो है बेसिकली जो अल्टीमेट गोल है कि वो उसमें से खत्म हो जाएगी। मैं बता देता हूँ सर, पहली बात यह है कि इस पे बड़ा मेजर काम पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट का कोई महकमा इतना डिजिटलाइज नहीं जितना FIR है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किसी और रेलवे कोई और महकमा देख ले, इतना डिजिटलाइज महकमा कोई नहीं है, ठीक है। तो पहले भी काम जो है उसको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन ये बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जीरो नहीं होना इंटरेक्शन। दुनिया का कोई सिटीजन टैक्स अथॉरिटी से एक मामला खत्म करने से जान नहीं छूटती, ना अमेरिका से भी छूटती है, ना इंग्लैंड में छूटती है। ये कुछ ना कुछ आपका हमारे साथ तल्लक वास्ता रहना है, और इस तल्लक वास्ते पे आप दुखी ना हो। हम तल्लक वास्ते की क्वालिटी बढ़ाने को तैयार है, लेकिन ये नहीं होगा कि डिजिटलाइजेशन के बाद जीरो इंटरेक्शन हो जाए। जीरो इंटरेक्शन नहीं होगा, टैक्स मैन के साथ जीरो इंटरेक्शन हो नहीं सकता किसी सोसाइटी में। तो इंशाल्लाह इस दोनों चीजों को करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच बॉस। थैंक यू। चेयरमैन साहब जाना चाहते हैं? मैं सर एक जगह पहुंच, एक आखिरी क्वेश्चन जी, आप अगर लिए शाम कर मैं ना नाल ले जाऊंगा ना रात में सवाल। कोई क्वेश्चन नहीं सर, वी आर वेरी थैंकफुल। और आपने जो एक्सपोर्टर्स वाला भी हमें कहा है मेंबर पॉलिसी से इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। एट द एंड आई रिक्वेस्ट वोट ऑफ थैंक्स के लिए VP साहब प्लीज कर दें। जी थैंक यू फैज साहब, राशिद महमूद तंगिया साहब, चेयरमैन FBR, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपका भी और आपकी तमाम टीम का भी कि आप अपना किसी वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। फॉलो जॉब तो अभी बहुत ज़्यादा थे तमाम दोस्तों के, लेकिन चूँकि आपने जाना है, बड़ा जितनी भी आपने बातें बताई